नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये कब का प्रीवियस ईयर का पेपर है? 11/3/2018 का पेपर है ये। ठीक है, बिहार दरोगा बिहार एसआई का है। ठीक है, 11/3/2018 को ये एग्जाम हुआ था, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। और इससे पहले भी बहुत सारे हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर प्लीज़ करके चैनल पे जाकर एक बार विजिट जरूर कर लें। चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते हैं 11/3/2018 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि है बिहार दरोगा का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है क्या? सतरिया क्या है? सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो शास्त्रीय नृत्य शैली कहाँ की है? सतरिया कहाँ की है? आसाम की। ऑप्शन सी हो गया। सबसे पहली बात तो ये शास्त्रीय नृत्य की शैली कौन देता है कि कौन शास्त्रीय नृत्य है या नहीं है? तो कौन? भारतीय नाट्य अकादमी। कौन सी देती है? भारतीय नाट्य अकादमी। ठीक है, अकादमी ने दिया था। कब दिया था? सतरिया को कब दिया था? तो 2000 ईस्वी में। कब? 2000 ईस्वी में इसको मान्यता मिली थी, 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो आसाम की है, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन में है कौन सा? मणिपुर। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो मणिपुरी नृत्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा? उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा, कथक। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था, कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो कहाँ पे स्थापित किया गया था ये? तो ये स्थापित किया गया था सिंदरी में। कहाँ पे? सिंदरी में। ऑप्शन बी हो गया। तो उर्वरक, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 में सिंदरी में जो स्थापित किया गया था 1951 ईस्वी में। ठीक है, और सिंदरी कहाँ पे? झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है, चलिए बाकी बल्लारपुर कहाँ पे है? ये बल्लारपुर महाराष्ट्र में। ये संयंत्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। बेलागाला कहाँ पे है? ये कर्नाटका में। केटीके कर्नाटका में है। ठीक है, राजमुंद्री कहाँ पे है? राजमुंद्री कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है, किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य है क्या? ऑप्शन डी, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। वो उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? कौन से सिख गुरु ने किया था? तो किसने किया था? गुरु अंगद देव ने किया था। ऑप्शन ए। ठीक है, अब इसमें बाकी सब देख लीजिए। गुरु अंगद देव सिखों के कौन से में गुरु थे? ये तो दूसरे गुरु थे, सेकंड गुरु। ठीक है, पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। ऑप्शन में दे रखा, पहला गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे सिखों के। ठीक है, सिखों में 10 गुरु हुए, गुरु गोविंद सिंह 10वें, पहले होगा गुरु नानक। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि आप सिखों के 10 गुरुओं को जरूर एक बार रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिहार दरोगा में बार बार पूछा जा चुका है इनसे लेकर के। ठीक है, चलिए निम्न वाक्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक सेकेंड, चलिए थोड़ा सा हम इसको जूम ऑन कर लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना क्या? हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी नदियां, एकदम सही बात है। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, एकदम सही बात है। हिमानियों में होने की वजह से ही हिमालय के निकलने वाली नदियां बारहमासा होती है। ठीक है, चलिए तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन, तो ऑप्शन हो गया कौन सा? तो ऑप्शन हो गया ए और आर दोनों सही है, और आर ए की पुष्टि करता है, तो एकदम सही है, तो ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलिए किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूर है? तो कितने राज्यों में मान्यता होना जरूरी है? तो 4 राज्यों में। ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, अब देखिए किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल होने के लिए सबसे पहली बात तो या तो उनको 4 राज्यों में मान्यता होना चाहिए, या नहीं तो कुल वैधता का 6%, कितना? 6% वैध मतों का, जितना भी मत पड़ा है वैध मत का 6% जो है ना, उसको 6%। ठीक है, और 4 सीट यदि किसी स्टेट में प्राप्त कर लेता, 4 सीट कि 4 स्टेट में प्राप्त कर लेता। ठीक है, 6% वैध मत का सीट और 4 सीट प्राप्त कर लेता 4 अलग अलग स्टेट में, तो वो क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। या नहीं तो 3 अलग अलग स्टेट में लोकसभा की सीट जितनी भी है, लोकसभा की सीट का 2% यदि सीट जीत लेता है ये, तो क्या बन जाती है? वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। ठीक है, चलिए तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो किस क्षेत्र में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? किस क्षेत्र में? तो कृषि ऋण में। ठीक है, तो ये कृषि ऋण हुआ था एक्चुअली ब्रिटिश शासन के दौर में। ठीक है,
चलिए, जब अंग्रेज भारत पे शासन करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्बू बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो किस नदी पे है? तो सिंधु नदी पे, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, सिंधु नदी पे कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। और इसी निम्बू बाजगो को क्या बोलते हैं? रन ऑफ द रिवर। क्या बोलते हैं? रन ऑफ द रिवर। ठीक है, ऑफ द रिवर, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात है उसमें क्वेश्चन कोयना क्या है? कोयना पे कोयना डैम है, कोयना बांध है, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए पेरियार कहाँ पे है? केरला में। कहाँ पे? केरला में। इस पर कौन सा? इडुक्की नदी परियोजना। कौन सा? इडुक्की बांध किस पे है? पेरियार में। काराकन नदी कहाँ पे? ये रसिया में है। ठीक है, चलिए किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? अभिप्राय यह है कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि का है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित क्या बोल रहा है? नहीं किया गया था? तो कौन सा नहीं किया गया था? तो देख लेते हैं इसमें से, एक बार देख लीजिए। दलित मुक्ति मोर्चा, तो सबसे पहला ही आंसर हो गया, ये नहीं हुआ। बाकी समता सैनिक दल, इनकी स्थापना की गई थी, कब किया गया था? 1926 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किया गया था। ठीक है, स्वतंत्र मजदूर संघ की स्थापना किया गया था, कब? 1936 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, द रिपब्लिकन क्या बोल रहा है? द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये कब किया गया था? 1957 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये 1926 समता सैनिक दल, ये 1900 स्वतंत्र मजदूर 1936 ईस्वी में। बाकी द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1957। तो कौन सा नहीं हुआ था? दलित मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, चलिए संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार क्या बोल रहा है? संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो किस प्रकार का अधिकार है ये? तो केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य? क्वेश्चन पूछ रहा है ओजोन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन क्षेत्र से तात्पर्य क्या? समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का क्या हो जाना? कम हो जाना, ओजोन क्षेत्र का मतलब होता है इसका। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस क्या पूछ रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 24 अक्टूबर को, ऑप्शन ए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई क्या थी? 24 अक्टूबर 1900 कब किया गया था? 1945 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मिला लीजिए इस तरीके से, किससे? बाघ आरक्षित क्षेत्र है, दूसरी तरफ राज्य। आप देखिए इसमें इंद्रावती कहाँ से है? तो इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी। तो बोले तो 1 का 4। पेरियार आपको बार बार बता रहे हैं, ये कहाँ पे? केरल में। ठीक है, सिमलीपाल कहाँ पे? उड़ीसा में है, और बांदीपुर कर्नाटक में। तो इस तरीके से कौन सा हो गया? तो 1 का 4, 4 3 2 1, 4 3 2 1, कौन सा ऑप्शन हो गया? 4 3 2 1, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? बोल रहा है कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? कौन मापता है? तो हाइड्रोमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी। सूची 1 सूची 2 को फिर से मिलान करना। उद्योग और अवस्थिति जगह का नाम दे रखा है। ठीक है, रेलवे उपकरण कहाँ बनाया जाता है? तो रेलवे उपकरण बनाया जाता है कहाँ पे? भिलाई में। 1 का 3, भिलाई में। मोटर वाहन कहाँ पे किया जाता है? तो मोटर वाहन किया जाता है कहाँ पे? जबलपुर। 4 पोत का निर्माण कहाँ किया जाता था? कोच्चि में किया जाता है। कहाँ पे? कोच्चि में। साइकिल का लुधियाना में। ठीक है, इस हिसाब से देख लीजिए 3 4 1 2, तो कौन सा आंसर हो गया? तो ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। किस चीज में परिवर्तित करते हैं? तो प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हवा में, एक सेकंड, हवा में परागन को क्वेश्चन पूछ रहा है, हवा में परागन को कहते हैं, हवा में परागन को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? वायु परागन, ऑप्शन सी। युवा, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम किसके द्वारा आरंभ किया गया? कौन सा पूछ रहा है? युवा। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा, ऑप्शन डी। सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्ट कब हुआ था? तो 2015 ईस्वी में। कब? 2015 ईस्वी में। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में चालू हुआ था। ठीक है, चलिए केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, चलिए जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? तो सूक्ष्म जीवों का जल शोधन का कौन सा तरीका जिसमें सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं होता? तो कौन सा है? निस्यंदन, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, चलिए NSDL का पूरा नाम क्या? बोले तो NSDL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NSDL का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल सिक्योरिटी
डिपोजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन डी। और एनएसडीएल की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1996 में, 1996 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण से होती है? कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण से होती है? तो किसके कारण से होती है? तो फॉर्मिक अम्ल के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए। निम्न हस्तियों पर विचार कीजिए, 3 हस्तियों पर विचार करना है। कौन कौन सा? एक है नसीरुद्दीन शाह, ठीक है, गिरीश कार्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे। ये कौन से इसमें बोल रहा है थिएटर से जुड़ा हुआ हस्ती कौन कौन सा? तो सभी के सभी है, ठीक है, तो सभी के सभी थिएटर से जुड़ा, ऑप्शन डी हो गया, ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पे अवस्थित है ये? तो ये अवस्थित है पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी, ठीक है। रामेश्वरम कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में, ठीक है। पिरोटन द्वीप कहाँ पे है? ये गुजरात में है, ठीक है, कहाँ पे है? गुजरात में। गंगा सागर द्वीप कहाँ पे है? तो ये बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में है गंगा सागर द्वीप, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन, क्या बोल रहा है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो किस नियम के विरुद्ध है? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के विरुद्ध है, ऑप्शन बी। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है पूछ रहा है। तो इसमें से ऑप्शन में देख लीजिए, तो किसमें? तो मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है, ऑप्शन बी। एक्चुअली में मैक्सिको जो है ना, किससे? मैक्सिको से होकर गुजरती है कौन सा? 27 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते रहते हो कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है मैक्सिको से होकर के। यही कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, ठीक है। भारत के लगभग कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इन चीज़ों को भी याद रख लीजिएगा। मैक्सिको 27। अब देखिए, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है मैक्सिको से होकर, बाकी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सॉरी बात, बाकी कितने देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा गुजरती है टोटल 13 देश तक होकर। कितने? 13 देशों से होकर के, 13 देशों से। उसमें से केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील तो है। आपको हम 13 देश का नाम सुना देते हैं, आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए उन 13 देशों का नाम, ठीक है। तो कौन कौन सा है? सबसे पहली बात, 13 देश में इंडोनेशिया, मालदीव, सोमालिया, केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो, एक कांगो अलग है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो अलग है, तो ये दिमाग में रखिएगा। गोबेन, ठीक है, साओ टोमे प्रिंसिप, ठीक है, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर और किरिबाती, ठीक है। ये टोटल 13 देश हैं। एक बार और नाम आपको सुना देते हैं, इंडोनेशिया, मालदीव, सोमालिया, केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो, गैबोन, साओ टोमे प्रिंसिप, किरिबाती, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। ये टोटल 13 देश हैं जो कि भूमध्य रेखा से होकर के गुजरती है, ठीक है, भूमध्य रेखा से होकर के गुजरती है ग्लोब पे। अब 3 कॉन्टिनेंट भी है, 3 महादेश भी है जिनसे होकर के ये गुजरती है। तो 3 महादेश कौन कौन सा हो गया? ये जितने 13 देश नाम लिए, ये तीनों महादेश से जुड़ा हुआ है। तो कौन कौन सा? एक तो एशिया हो गया आपका नाम, एशिया, तो दूसरा अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और तीसरा कौन सा हो गया? साउथ अमेरिका, ठीक है। ये जितने भी हम 13 कंट्री का नाम लिए, इन्हीं तीनों कॉन्टिनेंट का पार्ट, कॉन्टिनेंट का देश था, ठीक है। तो चलिए, आपको पता चल गया। चलिए, तो आंसर कौन सा हो गया? मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। चलिए, अब है क्वेश्चन, विश्व के इतिहास में पहली बार पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को, ऑप्शन डी। किसने? अमेरिका ने जापान पे गिरा दिया था। कब? 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा दिया था। समझे बात को? तो ये हिरोशिमा शहर पे, किस पे? हिरोशिमा, याद रखिएगा, हिरोशिमा पे गिरा था। 2 बम गिरा था, एक 6 अगस्त को, दूसरा 9 अगस्त को, ठीक है, 9 अगस्त 1945 को दूसरा बम गिराया गया था। वो कौन सा शहर था? नागासाकी था, ठीक है, इतनी बात याद रखिए, 6 अगस्त और 9 अगस्त। चलिए, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? तो निम्न में से किससे है? कर एवं लेखांकन से संबंधित है हस्तांतरण मूल्य का संबंध। चलिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? भारत में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध जो संवाद करते थे उसकी भाषा क्या थी? तो पाली भाषा थी, ऑप्शन बी। एक क्वेश्चन होता प्राकृत क्या कहता? प्राकृत भाषा संवाद का था किसका? महावीर का, याद रखिएगा, भगवान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, वे लगभग सभी भाषा ये प्राकृत भाषा में देते थे। गौतम बुद्ध पाली भाषा में देते थे। इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा जरूर, ठीक है, बार बार कंफ्यूजन होता है इनसे जुड़ा हुआ। चलिए, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन डी, ठीक है। 12 जनवरी को भी मनाया जाता है एक डे, कौन सा जनवरी मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो कौन सा? नेशनल युवा दिवस, ठीक है, नेशनल युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है।
ये याद रखिए 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाते हैं 1 मई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का या के विभाग है? रक्षा मंत्रालय का कौन कौन सा इसमें विभाग है? सबसे पहली बात तो रक्षा विभाग है। ठीक है, दूसरा रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, एकदम सही बात है। रक्षा उत्पाद विभाग ये भी है। रक्षा वित्त विभाग, ये वित्त विभाग क्या बोलते हैं, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, तो ये तीनों के तीनों आते हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया इसमें देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी, ए बी और सी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा कहाँ पे, चेन्नई में। और ये दिमाग में हमेशा रखिए, क्वेश्चन पेपर ये है 2018 का, उसके हिसाब से आंसर देना, प्रेजेंट के हिसाब से भी हम बताने का कोशिश करते हैं, जो भी आपको यदि उसमें कुछ बताने लायक होगा तो। ठीक है, चलिए फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किससे सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया था? सैयद शाहिद हकीम को किया गया था। ठीक है, ये 2017 में किया गया था। ठीक है, तो अभी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। मेजर ध्यानचंद से जुड़ा हुआ एक बताते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला 2022 में किसको? अंचत शरत कमल को। किसको? अंचत शरत कमल। ये क्या है? ये खिलाड़ी हैं किस चीज़ से? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इसको 2022 का मिला है। ठीक है, जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 का। ठीक है, अंचत शरत कमल को, जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है। ठीक है, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के बनाया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिए। चलिए, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को कब रद्द किया गया? रद्द किया गया, किसके द्वारा किया गया था बंगाल विभाजन रद्द? इसमें क्या था? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। कब किया गया था? 1911 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो ये याद रखिएगा, 1910 से लेकर के 1916 तक ये रहा था। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, आप देखिए इसमें क्वेश्चन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड का टाइम पीरियड का था भारत में 1916 ईस्वी से लेकर के कब? 1921 ईस्वी तक। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड किस चीज से जाना जाता है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में सैडलर आयोग हुआ था, जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ था, सैडलर आयोग। ठीक है, रॉलेट एक्ट आया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम में। ठीक है, और जलियांवाला कांड भी हुआ था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में, लॉर्ड कर्जन के टाइम बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो, अब ये लॉर्ड मिंटो दो हैं, एक बात याद रखिएगा, लॉर्ड मिंटो की बात जब करें तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ये भी हम बता रहे हैं, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से लेकर के 1910 तक रहे थे ये। ठीक है, 1905 से लेकर के 1910, लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात करें। लॉर्ड मिंटो नाम से दो हैं। ठीक है, एक लॉर्ड मिंटो प्रथम है, एक लॉर्ड मिंटो द्वितीय है। तो हम अभी ऑप्शन के हिसाब से लॉर्ड मिंटो द्वितीय बता रहे हैं 1905 में। लॉर्ड मिंटो प्रथम कब से कब तक? लॉर्ड मिंटो प्रथम का जो टाइम पीरियड था ना, 1807 से लेकर के कब तक था? 1813 तक। ये बात दिमाग में रखिएगा। तो लॉर्ड मिंटो दो थे, एक लॉर्ड मिंटो प्रथम, एक लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 और लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिएगा, गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इस तरीके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो क्या नाम है? एस्प्राइट्स नाम है। क्या नाम है? एस्प्राइट्स। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर इस टू 3.5 सेंटीमीटर का था ये। ठीक है, चलिए, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया? पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किसने किया था? तो दादाभाई नेहरू। ठीक है, दादाभाई नेहरू को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये आईएनसी के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, तो कब? तो 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, 1885 ईस्वी में आईएनसी की स्थापना होती बॉम्बे में। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, एनी बेसेंट कौन है इसमें? एनी बेसेंट ऑप्शन में दे रखा था। एनी बेसेंट कौन है? ये एनी बेसेंट, ये सबसे पहली बात तो एनी बेसेंट कब से कब तक ये रही थी? 1917 में आईएनसी की अध्यक्ष बनी थी, प्रथम महिला थी जो आईएनसी की अध्यक्ष बनी थी, महिला एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखा। महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में, ठीक है, आईएनसी के अध्यक्षता के थे। जवाहरलाल नेहरू 2 बार कर चुके हैं। ठीक है, 1929 ईस्वी में आईएनसी की अध्यक्षता जो कि लाहौर में हुआ था, दूसरा 1936 ईस्वी में। ठीक है, जो कि लखनऊ में हुआ था। इन दोनों की अध्यक्षता किए थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता? तो कौन सा? तो 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संवैधानिक प्रावधान है और उसका स्रोत है। अब मिलाइए इसमें। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार किससे? तो है मौलिक अधिकार कहाँ से ले गया था? अमेरिका से। ऑप्शन 4, 1 का 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तो आपको पता नहीं होगा कहाँ? आर्य संविधान से, समझे? आर्य संविधान से। संसदीय सरकार,
संसदीय सरकार किससे है? तो ब्रिटिश संविधान से, ठीक है। और केंद्र राज संबंध किससे ले गया था? तो कनाडा से लिया गया। इस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आंसर कौन सा हो गया? तो हो गया 4 3 1 2, कौन सा? सी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, उस हिसाब से पूछा। तो याद रखिएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसको नियुक्त किया गया? ये 2018 के हिसाब से राजीव महर्षि थे, ठीक है। लेकिन अभी 2022 है, तो 2022 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। याद रखिएगा 15 नंबर के, 15वें नंबर के, तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए, सर्किक विवाद किन दो देशों के मध्य है? अब पूछ रहा है सर्किक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सर्किक विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में। एक्चुअली पाकिस्तान का कौन सा? पाकिस्तान का सिंध प्रांत और भारत का कच्छ जो कि गुजरात में है, वहाँ जलधारा विवाद है, जल को लेकर के विवाद है, जलधारा विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में, सर्किक विवाद, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान डोरंडा लाइन है, ठीक है, याद रखिए। चीन और भारत के बीच में मैकमोहन लाइन है, ठीक है। चलिए, किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था? कौन सा? फ्रांस, ठीक है। यूरोपीय यूनियन का कंट्री है कौन सा? फ्रांस, वीटो पावर का कंट्री है, ठीक है, यूएनओ में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय खाद्य विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव हेतु बनाया गया? तो कौन सा? आरंभ, कौन सा? आरंभ, ऑप्शन ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो आपको पता हो तो कौन सा? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी हो गया, पश्चिम बंगाल को। अभी 2022 में यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, ब्राजील का एक पैलेस है, ठीक है, कम्युनिटी पीस सेंटर को ब्राजील का कम्युनिटी पीस सेंटर उसको दिया गया 2022 में, ठीक है। ये 2018 की बात पूछ रहा है, 2022 में ब्राजील को मिला है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या पूछ रहा है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। सबसे पहली बात तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा? तो 107वां स्थान है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो उर्वरक के लिए जाना जाता है, ऑप्शन सी, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? ये 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछ रहा, तो किस राज्य में रहा? तो तमिलनाडु में। किस में रहा? तो तमिलनाडु में, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में है? लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में है? तो किस द्वीप में है? तो इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी प्रार्थना, क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सी प्रार्थना समाज की मांगे नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांगे इनमें से कौन सी नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? तो इसमें से ये चीज प्रार्थना समाज नहीं मांगा था, लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु में वृद्धि करना, ये नहीं बोला था। बाकी प्रार्थना समाज ने स्त्री शिक्षा के बारे में बोला था, करने के लिए विधवा पुनर्विवाह को लेकर के मांग की थी, ठीक है, अस्पृश्यता की समाप्ति को लेकर के बोला था, लेकिन ऑप्शन सी इस विवाह की आयु को कम करने के बारे में नहीं बोला था। प्रार्थना समाज की सबसे पहली बात तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। कब? 1867 में। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने किया था। किसने? आत्माराम पांडुरंग। चलिए, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभरण शिपमेंट किस बंदरगाह पे पहुंचा? तो किस बंदरगाह पे पहुंचा था? तो किसके? पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन डी। और ये पारादीप बंदरगाह है कहाँ पे? तो उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है, याद रखिए। कोलकाता बंदरगाह कोलकाता, बंगाल में मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, और कांडला बंदरगाह कहाँ पे है? तो ये गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। चलिए, नेक्स्ट पढ़ते हैं, रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति बने? तो रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति बने थे? तो 14वें नंबर के, ठीक है, 14th राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। टाइम पीरियड क्या था इसका रामनाथ कोविंद का? 2017 से लेकर के 2022, ठीक है, याद रखिएगा। अभी कौन है भारत के राष्ट्रपति? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इस चीज़ को याद रखिए, 15th नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू। चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, मिला लीजिए, एक तरीके से देख लीजिए कौन सा है। सिंधु स्थल है, दूसरा स्थान है लोथल कहाँ पे है? तो लोथल गुजरात में, ये आपको पता है। रोपर कहाँ पे है? तो रोपर है कहाँ पे? पंजाब में, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ पे? तो राखीगढ़ी कहाँ पे है? तो हरियाणा में। और कालीबंगा
राजस्थान में। तो इस हिसाब से बना लीजिए 4 3 2 1, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी, ठीक है, 4 3 2 1। चलिए, भारत के संविधान के उद्देश्य का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है एक बार देख लेते हैं। ए, उद्देश्य का स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो एकदम सही बात है, स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अब देखिए, उद्देश्य का उन उद्देश्यों को बताते जो संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, नहीं। तो कौन सा? उद्देश्य का उस स्रोत को इंगित करता है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कौन सा? ए और सी। तो कौन सा आ जाएगा आंसर? सी, ए और सी सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है? पेटेंट एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है। तो एकदम सही बात बोल रहा है, ठीक है। दूसरा, पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करवाता है। तो लोग पेटेंट करवाते हैं इसीलिए सुरक्षा प्रदान के लिए। यह अनंत समय के लिए किया जाता है, नहीं, ये अनंत समय के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो और दूसरा, पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह निर्धारित कर सके उसके आविष्कार को कौन इस्तेमाल कर सकता है। तो एकदम सही है। तो हमको जिसके पास पेटेंट रहता है उससे हमको क्या परमिशन लेना पड़ता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? तो नहीं है। तो कौन सा? ये अनंत समय के लिए नहीं है। तो ऑप्शन सी हो गया। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर के डेल्टा तक गुजरती है। तो किस किस रास्ते से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है? सबसे पहली बात तो ब्रह्मपुत्र नदी चाइना में जाती है, भारत में आती है, फिर बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में गुजर जाती है, जहाँ पे डेल्टा बनाती है। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है। अब चलिए, सबसे पहली बात तो ब्रह्मपुत्र नदी आती है तिब्बत से होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में गुजरती है, ठीक है। भारत के अरुणाचल प्रदेश से गुजरते हुए असम में माजुली द्वीप बनाती हुई, असम में माजुली द्वीप बनाती है। कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। इन चीज़ों का भी तो माजुली द्वीप बनाती हुई फिर बांग्लादेश में होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? लगभग 2900 किलोमीटर, ठीक है। इन चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान में रखें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता? भारत की सीमा से नहीं लगता है पूछ रहा। तो कौन? चाइना लगता है, बर्मा लगता है, जिसको म्यांमार आप लोग बोलते हैं, भूटान भी लगता है, लेकिन ताइवान नहीं लगता है। ताइवान कहाँ पे है? तो क्या बोलता है? सीमा नहीं लगता। ऑप्शन बी, ताइवान है कहाँ पे? ये चाइना के जस्ट बगल में, ठीक है। अभी से इसी से कॉन्फ्लिक्ट चलता है, सुनते भी रहते होंगे बार बार चर्चा में। तो ताइवान, ठीक है। तो ये चीन, बर्मा। और सबसे पहली बात, भारत की सीमा से नहीं था। भारत की सीमा से कौन कौन सा है? तो कौन कौन सा कंट्री है? तो आपको पता होना चाहिए। इंडिया के मैप के हिसाब से आप देखो तो एक साइड क्या है? पाकिस्तान, थोड़ा सा इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इस पूरे साइड में कौन है? तो चाइना है, ठीक है। और इस साइड में म्यांमार है। क्या है? म्यांमार, ठीक है। बीच में कौन सा? भारत के यहाँ पे तो बांग्लादेश है, नीचे में श्रीलंका, ठीक है। तो अब और यहाँ पे कौन कौन सा? तो एक कौन है? भूटान है, दूसरा नेपाल है। तो इन सभी स्टेट को नेबरहुड स्टेट, मतलब क्या बोलते हैं, अपने देश के चारों तरफ जो सीमा से सटे हुए देश है उनसे जुड़ा हुआ आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? तो कौन हमारे सीमा नहीं लगता है? कौन सा? तो ताइवान हमारे देश की सीमा के साथ नहीं लगता। भारत की सबसे बड़ी बॉर्डर सीमा किस देश के साथ है? तो याद रखिए, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। चलिए, और सबसे कम तो अफगानिस्तान के साथ 108 किलोमीटर, ठीक है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? ये 2011 में क्वेश्चन है तो उस हिसाब से पूछ रहा। तो यूनेस्को का कौन है? तो आंद्रे अजेयोबे, ठीक है। ये 2018 की बात पूछ रहा, ये 2022 में भी यही है। कौन? आंद्रे अजेयोबे। 2022 में भी यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल आंद्रे अजेयोबे ही हैं, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। ये फ्रांस की राजनेता है। चलिए, किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है। तो किसने लिखी है? तो प्रणब मुखर्जी ने लिखा है, द कोलिशन ईयर्स, ऑप्शन बी, ठीक है। प्रणब मुखर्जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, हामिद अंसारी भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति से, वेंकैया नायडू भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार गठन होती है, एकदम सही बात बोल रहा है, ठीक है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, बोल भी सकते हैं एक तरीका से, ठीक है। हाँ, सत्तासीन लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफी होती हो सकता है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, एकदम सही बात है। कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। चलिए, सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया? सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया? तो किसके? किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए, एक साल के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं होती उत्पादित हुई है, समझे, वो सब के सब सकल घरेलू उत्पाद में आती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग एक्ट
की पेटिका में आती है। तो कौन कौन, यूएस डॉलर भी आती है, जापानी येन भी आती है, ब्रिटिश पाउंड भी आती है, चाइनीज हमने मिन भी आती है और यूरो भी आती है। तो कौन सा हो गया ऑप्शन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी होगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है, कौन सा है, तो पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको आप माइंड में जरूर कर लीजिए। ठीक है, पश्चिमी घाट। चलिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है, रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन की आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी। विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो गाजर में ज़्यादातर करके। विटामिन डी सूरज से हम लोग प्राप्त करते हैं। विटामिन सी आंवला से, खट्टे पदार्थों से विटामिन सी प्राप्त होता है। चलिए, गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं, लोएस मिट्टी बोलते हैं। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, तो इसमें देख लीजिए कौन कौन सा कथन सही है, देख ले। 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, एकदम सही बात है, किया था। आम भी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसके सेना का स्वागत किया, तो ये स्वागत किया, एकदम सही बात है। सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुआ था, नहीं 332 बीसी में नहीं हुआ था, तो ये हुआ था 323 बीसी में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए, कौन सा सही हुआ, कौन सा, 1 और 2 केवल। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं कौन सा, तो केवल 1 और 2 कौन सा कहाँ पे है, तो 1 और 2 है कहाँ पे, तो ऑप्शन 1 और 2 ने 1 और 3, सॉरी कहाँ पे, 1 सेकंड, 1 और 2 नहीं मिल रहा, हाँ ये रहा। तो कहाँ सा 1 और 2 सही है, 3 गलत है। क्यों, तो क्योंकि वहाँ पे 332 बीसी बता रहा है, लेकिन आपको पता है 323 बीसी, यह सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में हुआ था। ठीक है, 332 में। ठीक है, तो 1 और 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो कौन है, रामचंद्र गुहा। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है, इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है, तो बिहू नहीं शामिल है। बिहू कहाँ का डांस है, तो असम का है। कहाँ का है, असम का। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सब के सब इंटेजिबल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में शामिल है। ठीक है, योगा भी, संकीर्तन भी, रमन भी। ठीक है, चलिए 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा, क्या बोल रहा है, नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई, 1926 ईस्वी में किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा बनाई गई। ऑप्शन ए। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, तो किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, तो किसके लिए किया है, तो इसमें देखिए कौन सा, पर्यटन का सतत विकास, कौन सा क्या, पर्यटन का सतत विकास। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्ष 2017 का ये वर्ष घोषित किया पर्यटन का सतत, लेकिन 2022 का अभी तो चल रहा है 2022 को क्या घोषित किया संयुक्त राष्ट्र संघ ने, तो इसको बोला गया मत्स्य पालन। क्या बोला गया है, मत्स्य पालन। ठीक है, और क्या, जलीय कृषि, मत्स्य पालन और जलीय कृषि, तो इस चीज़ को याद कर, जलीय कृषि और कांच, जलीय कृषि और कांच, ये 2022 का है। ठीक है, वर्ष घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक का नाम क्या बोल रहा है, किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, अल बरेलवी द्वारा लिखी गई। ऑप्शन बी। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया, किसको, इक्विटास लघु वित्त बैंक को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सॉरी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेन्नई में। कहाँ पे है, चेन्नई में। ठीक है, चलिए, धारणीय विकास की संकल्पना, क्या बोल रहा है, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, अंतर पौधीय साम्य से संबंधित। ऑप्शन डी। अब फिर से मिलान करना है, ब्रह्मचर्य कब से कब तक होता है, तो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75, संन्यास 75 से 100। तो एकदम सही, एक लाइन से सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 1 2 3 4, तो देख लो कहाँ पे है, 1 2 3 4, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऊर्जा संरक्षित किससे करते हैं हम लोग, संपीड़ित वायु से भी करते हैं। ठीक है, संपीड़ित वायु से, स्प्रिंग से भी करते हैं, बैटरी से भी करते हैं, संधारित्र से भी करते हैं। तो कौन हो गया आंसर, तो आंसर हो गया ABCD, सभी के सभी, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ब्लू चिप कंपनी क्या है, ब्लू चिप कंपनी किसको बोलते हैं हम लोग, तो ऐसी कंपनी, ब्लू चिप कंपनी जो आर्थिक रूप से बहुत क्या होती है, मजबूत होती है, उसको ब्लू चिप कंपनी, तो ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का आरंभ, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का आरंभ किसके द्वारा किया गया, तो अंग्रेजों के टाइम में राजस्व इकट्ठा करने के लिए रैयतवाड़ी प्रयोग किसने किया था, अलेक्जेंडर रीड ने किया था। ऑप्शन बी। तो एक पहली बात तो जान लीजिए, आप ऑप्शन तो आपको पता चल गया, राजस्व इकट्ठा करने के अंग्रेजों ने 3 टाइप की राजस्व इकट्ठा करने का प्रयोग सिस्टम अपना है। पहला कौन सा, अस्थायी बंदोबस्त किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त कब, 1793 ईस्वी में, याद रखिएगा 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त किया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा।
रैयतवाड़ी कब किया गया? रैयत 1800 कब? 1820 ईस्वी में, ठीक है। रैयतवाड़ी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, किसने? थॉमस मुनरो, ये दोनों मिलकर के स्टार्ट करवाया था। कौन? रैयतवाड़ी, ठीक है। एक था महालवाड़ी, ठीक है, महालवाड़ी। महालवाड़ी को स्टार्ट किया था क्वेश्चन बैटिंग ने, विलियम बैटिंग ने करवाया था। कब? 1833 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। तो 3 टाइप की राजस्व व्यवस्था थी, कौन सी? अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तीसरा महालवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? इसमें बोल रहा है आग्नेय चट्टान कौन सी नहीं है इसमें? आग्नेय चट्टान शैल नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? तो किसने जीता आपको पता? 2017 का तो किसने जीता था? तो इंग्लैंड ने जीता था, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, अभी 2019 में जो मेंस का वर्ल्ड कप हुआ था उसको किसने जीता था? तो उसको भी इंग्लैंड नहीं जीता था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या? कागज का जलना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा, सबसे जीपीपीएस तकनीक 100 जीबीपीएस तकनीक आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया? तो किसने आरंभ किया? तो रिलायंस ने आरंभ किया था, ठीक है। ये 2018 का क्वेश्चन है, माइंड में सेटअप रखिएगा इस चीज को। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो कौन करता है अंतर्राज्यीय? तो राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति, ऑप्शन सी हो गया। कौन आईआईटी संस्थान, कौन से आईआईटी संस्थान ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना बनाई? योजना है किसके द्वारा? तो खड़गपुर द्वारा, आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पे? इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, रावी नदी पाकिस्तान में, ठीक है। KNO2 रासायनिक सूत्र है, KNO2 रासायनिक सूत्र किसका है? तो पोटेशियम, किसका है? पोटेशियम नाइट्राइट का, किसका? पोटेशियम नाइट्राइट, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? तो देख लीजिए, फंगस स्वपोषी, ये सही नहीं है, ऑप्शन डी, ठीक है। फंगस स्वपोषी होते हैं, ये सही नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो कौन इसमें से गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें आप पता लीजिए कौन सा? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन गैसीय प्रदूषण नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने, कौन सी राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा, क्या बोल रहा है? ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया? तो किसने चालू किया? तो हरियाणा की सरकार ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी गोल्ड चावल, सुनहरी गोल्ड चावल है, क्या है ये सुनहरी गोल्ड चावल? तो सुनहरी गोल्ड चावल है कौन सी? तो देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। सुनहरी गोल्ड चावल है ये एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है, तो ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो क्वेश्चन 2018 का है, तो उसके हिसाब से तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? राजीव कुमार थे, ठीक है। तो ये 2018 के हिसाब से, लेकिन अभी 2022 में, ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर सुमन के बेरी, ठीक है, सुमन बेरी, याद रखिएगा, सुमन बेरी, ठीक है, 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। चलिए, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा? चैत्र, ठीक है, ऑप्शन डी। मानव रक्त में पीएच का साधारण कितना मान होता है? तो पीएच का मान मनुष्यों के रक्त का तो कितना है? तो 7.5 से ये, ठीक है, एक्चुअली में 7.35 से लेकर के कितना तक होता है? 7.45 के बीच में होता है, जो कि क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एवं रिसॉल्व के रचयिता कौन है? तो कौन है रचयिता इसके? तो रघुराम राजन है, ठीक है, ऑप्शन डी। रघुराम राजन कौन है? तो भारत के पूर्व क्या आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। सुषमा स्वराज जो गुजर चुकी है, ठीक है, ये फॉर्मर भारत की क्या थी? ये विदेश मंत्री थी। अरविंद केजरीवाल अभी प्रेजेंट में भी कौन? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अरुंधति राय, ठीक है, तो अरुंधति राय कौन है? ये राइटर है, ठीक है, याद रखिएगा, बुकर पुरस्कार विजेता है अरुंधति राय। जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो उपाय ये अपनाइए, कौन सा? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ब्याज दर को घटा देना चाहिए, नहीं। सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए, नहीं। तो प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ऑप्शन ए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? रुकिए, तो कौन सा हो गया? तो ए, केवल ए, क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? केवल ए, ठीक है।
तो इस चीज़ को ध्यान रखो, ऑप्शन आंसर है गया। तेज क्या है? तेज आपको ही पता होगा तेज क्या है, तो डिजिटल पेमेंट ऐप। रेगुलर आप गूगल पे का पहले नाम था, तेज नाम रखा गया था, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? चंगेज खां का समकालीन कौन था? तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश आपको पता हो तो ये इल्तुतमिश कौन है? तो ये तो आपको दिल्ली सल्तनत के टाइम का था। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी जिसको आप गुलाम वंश बोलते हैं। ठीक है, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक का संतान था। ठीक है, इल्तुतमिश, तो उसके टाइम में था चंगेज खां का दौर। ठीक है, तो इल्तुतमिश चंगेज खां के दौर का था। ये गुलाम वंश बोले तो दिल्ली सल्तनत के टाइम में समकालीन था। ठीक है, चंगेज खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NAFTA बोल रहा है, सॉरी NAFTA के सदस्य हैं। तो कौन NAFTA के? तो USA है, कनाडा और मैक्सिको, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा? तो किसके अधीन रखा? तो किसके अधीन रखा? ऑप्शन डी। कौन है? अनुच्छेद 21, आर्टिकल किसके अंतर्गत? आर्टिकल 21। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये थे आपके प्रैक्टिस सेट SI बिहार दरोगा का। ठीक है, 2018 का प्रश्न का ये पूरा मूल क्या व्याख्या। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।